हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस इज़ अ बोन्स ऑफ द अपर लिम। मैंने लास्ट क्लास में आपको स्कैपुला कराई थी, आज मैं करा रहा हूँ ह्यूमरस। ह्यूमरस जो है अपर बोन्स की, अपर लिम की बोन्स है, लॉन्गेस्ट बोन्स है अपर लिम की। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमरस इज़ द बोन्स ऑफ द आर्म। इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन्स ऑफ द अपर लिम। जो लॉन्गेस्ट बोन्स है अपर लिम की, इट हैज़ एन अपर राउंडेड एंड एंड लोअर फ्लैटेंड एंड ए शाफ्ट। यानी कि इसके पास एक अपर एंड होता है, एक लोअर एंड होता है, एक शाफ्ट होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब क्लेविकल स्टडी करा दिया था मैं। जो लॉन्ग बोन्स होती है लाइक टीबिया, फिबुला, रेडियस, अल्ना, ये जितनी भी लॉन्ग बोन्स हैं इनके एक अपर एंड होता है, एक लोअर एंड होता है, एक मिडल पोर्शन होता है जिसे हम शाफ्ट बोलते हैं। ओके, यानी कि जो जितनी भी लॉन्ग बोन्स हैं हमारी, रेडियस, अल्ना, टीबिया, फिबुला, इसमें एक अपर एंड होगा, एक लोअर एंड होगा और एक मिडल पोर्शन होगा जिसे हम शाफ्ट बोलेंगे। ओके, साइड डिटर्मिनेशन। साइड डिटर्मिनेशन से आप क्या पता करोगे? साइड डिटर्मिनेशन से आप ये पता करोगे बोन्स जो है वो राइट साइड की है या लेफ्ट साइड की है। एग्जामिनर आपके हाथ में बोन्स देगा, वो पूछेगा बताइए ये राइट साइड की बोन्स है या लेफ्ट साइड की बोन्स है, आप उसको कैसे बताओगे? तो उसको बताने के लिए आपको साइड डिटर्मिनेशन आना चाहिए बोन्स की। अगर आपको बोन्स की साइड डिटर्मिनेशन अच्छे से आती है तो आप आसानी से बता सकते हो ये किस साइड की बोन्स है। इसमें 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट स्टडी करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट जो है, अपर एंड इज राउंडेड एंड टू फॉर्म द हेड। ओके, लोअर एंड इज एन एक्सपेंडेड फ्रॉम द साइड टू साइड एंड फ्लैटेंड फ्रॉम बैकवर्ड एंड अपवर्ड्स। पहला जो पॉइंट आपको बताएगा वो ये बताएगा बोन्स का अपर एंड कौन सा है, लोअर एंड कौन सा है। ओके, जो अपर एंड होगा वो राउंडेड होगा एंड द जो लोअर एंड होगा वो फ्लैट एंड होगा। या आप देख सकते हो इजीली लोअर एंड इज फ्लैट एंड, दिस इज द लोअर एंड एंड दिस इज द फ्लैट एंड। तो आपको जो आपके हाथ में जब बोन्स आए तो आप अपर एंड देखो, अपर एंड अगर राउंडेड है तो वो अप साइड कर दो, और अगर लोअर एंड फ्लैट एंड है तो उसको लोअर साइड कर दो। ओके, सेकंड पॉइंट, हेड इज डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। हेड जो होता है इसका डायरेक्टेड होता है, मीडियली होता है, अपवर्ड्स होता है, बैकवर्ड्स होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यहाँ पर थोड़ा मैं वेक्टर की हेल्प लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। एक तो डायरेक्शन इसकी मीडियली है। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज द स्टर्नम, यानी कि मिडल लाइन ऑफ द बॉडी, स्टर्नम। क्योंकि कोई भी चीज़ जो टुवर्ड्स द मिडल लाइन ऑफ द बॉडी होती है उसे हम मीडियली बोलते हैं, यानी कि मीडियल साइड बोलते हैं। ओके, तो एक जो डायरेक्शन दे रखी है, एक मीडियली दे रखी है, एक डायरेक्शन दे रखी है अपवर्ड और एक डायरेक्शन दे रखी है बैकवर्ड। ओके, बैकवर्ड में शो नहीं कर सकता क्योंकि 3D है। तो इसकी जो नेट डायरेक्शन होगी वो होगी लाइक दिस, लिटिल बिट अपवर्ड एंड लिटिल बिट मीडियली। ओके, अगर आपको थोड़ा सा भी वेक्टर आता होगा आप ये बात समझ लोगे, लाइक लिटिल बिट मीडियल, लिटिल बिट अपवर्ड, रिजल्टेंट लाइक दिस। इसके नीचे क्या होगा? इसके नीचे होगा शाफ्ट। हेड कहाँ पर होगा? हेड होगा यहाँ पर। ओके, ऐसा नहीं है ये शाफ्ट है ये हेड है ना। लॉन्ग बोन है तो इसका मतलब ये नहीं है शाफ्ट के ऊपर हेड है, नो। जो हेड है वो होगा मीडियली एंड अपवर्ड, जो हेड उसकी जो नेट रिजल्टेंट जो होगा हेड की डायरेक्शन का लाइक दिस। ओके, ये पॉइंट आपको समझ आ गया, हेड डायरेक्टली मीडियली अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। थर्ड पॉइंट, अब इससे आप कैसे क्या पता लगाओगे बोन्स का मिडिल साइड कौन सा है, लेटरल साइड कौन सा है? कैसे पता करोगे मिडिल साइड कौन सा है? मिडिल साइड जो होगा, हेड जो होगा वो डायरेक्टेड कहाँ होगा? मीडियली होगा, अपवर्ड्स होगा, बैकवर्ड्स होगा, यानी कि लिटिल बिट टुवर्ड द मीडियल होगा। तो आप ये पता लगा सकते हो जो बोन्स का जो हेड है वो टुवर्ड्स द मीडियली हो, और ऑब्वियसली जो हेड है वो आर्टिकुलेट करेगा ग्लेनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला के साथ में। थर्ड पॉइंट क्या है? लेसर ट्यूबरकल्स प्रोजेक्ट फ्रॉम द फ्रंट। Lesser tubercle projects from the front of the upper end and is limited laterally by the intertubercular sulcus or basipital groove. Okay, this is the lesser tubercle, this is the greater tubercle. Okay, जो ह्यूमरस है उसके जो अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट में एक हेड होता है, एक ग्रेटर ट्यूबरकल होता है,
एक लेसर टुबरकल होता है, एक इंट्राटुबरकुलर सल्कस होता है, यानी कि 4 चीज़ें होती हैं। पहला हो गया हेड, एक हो गया ग्रेटर टुबरकल, एक हो गया लेसर टुबरकल, फिर हो गया इंट्राटुबरकुलर सल्कस। ओके, यहाँ पर जो कह रहा है जो लेसर टुबरकल है, लेसर टुबरकल जो होता है वो एंटीरियर एस्पेक्ट पे होता है, फ्रंट पे होता है अपर एंड के, और वो लिमिटेड होता है फ्रॉम द लेटरली फ्रॉम द इंट्राटुबरकुलर सल्कस। इसका कहने का मतलब ये है जो लेसर टुबरकल है ना, ये लेसर टुबरकल ये लिमिटेड है, ये यहाँ पर लिमिटेड है, इससे आगे नहीं है। किससे लिमिटेड है? लेटरली लिमिटेड है इंट्राटुबरकुलर सल्कस से। ओके, लेटरली कैसे? जो हेड है वो डायरेक्टेड है मीडियली और अपवर्ड्स। ओके, तो ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी? ये मीडियल डायरेक्शन हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी? ये लेटरल हो जाएगी। ओके, ये क्या? इंट्राटुबरकुलर सल्कस है, ये लेसर टुबरकल है। लाइन में जो लिखा है, लाइन में ये बात लिखी है, जो लेसर टुबरकल है वो लिमिटेड है लेटरली, इधर की तरफ, यानी कि लेटरल की तरफ लिमिटेड है। किससे? इंट्राटुबरकुलर सल्कस से। यानी कि ये लेसर टुबरकल, ये लेसर टुबरकल, ये इंट्राटुबरकुलर सल्कस, ये लेटरल साइड किससे लिमिटेड है? इंट्राटुबरकुलर सल्कस से लिमिटेड है। ऐसी जो ग्रेटर टुबरकल है वो किससे लिमिटेड है? मीडियल साइड किससे लिमिटेड है? मीडियल साइड जो लिमिटेड है वो आपका इंट्राटुबरकुलर सल्कस से लिमिटेड है। यानी कि जो लेसर टुबरकल है वो लेटरली लिमिटेड होता है, किससे? इंट्राटुबरकुलर सल्कस से। और जो ग्रेटर टुबरकल है वो मीडियली लिमिटेड होता है, दिस इज अ मिडिल डायरेक्शन, मीडियली लिमिटेड होता है इंट्राटुबरकुलर सल्कस से। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है जो इंट्राटुबरकुलर सल्कस है वो लेटरली किससे लिमिटेड होता है? वो इंट्राटुबरकुलर सल्कस से लिमिटेड होता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है जो ग्रेटर टुबरकल है वो मीडियली किससे लिमिटेड होता है? वो इंट्राटुबरकुलर सल्कस से लिमिटेड होता है। ओके, यानी कि बेसिपिटल ग्रुप। इंट्राटुबरकुलर सल्कस का दूसरा नाम क्या है? बेसिपिटल ग्रुप। फीचर से स्टार्ट करते हैं, यानी कि अपर एंड। हेड इज डायरेक्टेड मीडियली backwards and upwards. It articulates with the glenoid cavity of the scapula to form the shoulder joints. Head forms the about 1/3 of the spheres and is much larger than the glenoid cavity. हेड मीडियली होता है, बैकवर्ड्स होता है, अपवर्ड्स होता है, ये बात मैंने आपको पहले बता दी। इट आर्टिकुलेट्स विद द ग्लेनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट। ओके, जो स्कैपुला की जो ग्लेनोइड कैविटी होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक डायग्राम में 3D में। दिस इज द ग्लेनोइड कैविटी, दिस इज द ग्लेनोइड कैविटी। ओके, ये जो ग्लेनोइड कैविटी की जो मार्जिन है, इसके मतलब जो कैविटी है, इसके साथ में कौन आर्टिकुलेट करता है? हेड ऑफ द ह्यूमरस। ओके, दिस इज द शोल्डर जॉइंट। आप देख सकते हो दिस इज द शोल्डर जॉइंट आर्टिकुलेट कर रहा है ग्लेनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला के साथ में। ओके, और जो हेड होता है वो अबाउट 1/3 होता है किसका? स्फीयर का। यानी कि जो हेड है, ये जो हेड है ये पूरा राउंडेड नहीं है, ये ओनली 1/3 है। अगर ये स्फीयर है, फॉर एग्जांपल दिस इज द स्फीयर, इसका ओनली 1/3 है। ओके, ओनली दिस आर्टिकुलेट विद द ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। इट और ये जो हेड है वो मच स्मॉलर है, किससे? ग्लेनोइड कैविटी से। ओके, जो स्कैपुला की जो ग्लेनोइड कैविटी है उससे बहुत ही छोटा है। कौन? हेड ऑफ द ह्यूमरस। सेकेंड लाइन का लिखिए, द लाइन सेपरेटिंग द हेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अपर एंड इज कॉल्ड एनाटॉमिकल नेक। देखो, इसको पता लगाने के लिए आप लाइन को अच्छे से पढ़ो। द लाइन सेपरेटिंग द हेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अपर एंड इज कॉल्ड एनाटॉमिकल नेक। ओके, हम लाइन पे सिर्फ बात करते हैं, हमें नहीं पता, सपोज करो हमें नहीं पता एनाटॉमिकल नेक कहाँ है। ओके, छुपा दो ये एनाटॉमिकल नेक, हमें नहीं पता कहाँ है। ये कह रहे हैं जो लाइन है सेपरेट कर रही है हेड को, द लाइन सेपरेटिंग द हेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अपर एंड। वो लाइन जो हेड को सेपरेट कर रही है अपर एंड से, उसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल नेक। ओके, एक बार फिर बताता हूँ मैं आपको। जो लाइन
ये जो लाइन है ये सेपरेट कर रही है हेड को कहाँ से, अपर एंड से, उसे बोलते हैं हम एनाटॉमिकल लाइन। ओके। लेसर टुबरकल, लेसर टुबरकल इज एन एलिवेशन, ये एक उभार है, एलिवेशन है, कहाँ पर, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर एंड। यहाँ से आपको एक बात और अच्छे से पता लग जाएगी, जो लेसर टुबरकल है ये एलिवेशन है कहाँ पर, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर एंड पर। यानी कि इससे क्या पता लगेगा आपको, इससे ये बात पता लगेगी, ये जो लेसर टुबरकल है ये एलिवेशन है, कहाँ पर एलिवेशन है, एंटीरियर एस्पेक्ट पे ये एलिवेशन है। यानी कि जो ये लेसर टुबरकल की जो पोजीशन है, यानी कि जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, एंटीरियर एस्पेक्ट पे है। इससे आपको क्या पता लगेगा, बोन्स का एंटीरियर पोर्शन पता लग जाएगा। यानी कि जहाँ पर भी लेसर टुबरकल हो वो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बोन्स है, यानी कि जो लेसर टुबरकल होता है वो एंटीरियर एस्पेक्ट पे होता है। फिर हम बात करते हैं ग्रेटर टुबरकल की। ग्रेटर टुबरकल इज एन आल्सो एन एलिवेशन, ग्रेटर टुबरकल भी एक एलिवेशन है बट लेसर टुबरकल से बड़ा एलिवेशन है। डेट फॉर्म द लेटरल पार्ट ऑफ द अपर एंड्स, इट्स अपर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट इज मार्क बाय द थ्री इंप्रेशन अपर मिडल एंड लोअर। ये जो ग्रेटर टुबरकल है इट इज़ एन आल्सो एन एलिवेशन, बट ये एंटीरियर एस्पेक्ट पे नहीं होता। ग्रेटर टुबरकल इज नॉट ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द लेटरल एस्पेक्ट। यानी कि जो बोन्स का जो लेटरल पोर्शन है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ होता है ग्रेटर टुबरकल। यानी कि जो बोन्स का जो अपर एंड है, अपर एंड के जो लेटरल पोर्शन है, लेटरल पोर्शन पे क्या होगा, ग्रेटर टुबरकल। ठीक है। अब ग्रेटर टुबरकल की पोजीशन क्या है, ग्रेटर टुबरकल इज प्रेजेंट, बेसिकली जो पूरी डेफिनेशन है ग्रेटर टुबरकल की वो क्या है, ग्रेटर टुबरकल इज एन एलिवेशन प्रेजेंट ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द अपर एंड। ओके। लेसर टुबरकल की डेफिनेशन क्या होगी, लेसर टुबरकल इज एन आल्सो एन एलिवेशन बट स्मॉलर देन द ग्रेटर टुबरकल, इज प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर एंड। ओके। पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट ये कहता है जो इंटरटुबरकुलर सल्कस है, यानी कि जो बेसिपिटल ग्रूव है, सेपरेट द लेसर टुबरकल मीडियली फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ग्रेटर टुबरकल्स। ओके। ये जो कह रहा है, ये बोल रहा है जो इंटरटुबरकुलर सल्कस है वो सेपरेट करता है लेसर टुबरकल को मीडियली, मीडियल की तरफ सेपरेट करता है, कहाँ से, एंटीरियर पार्ट ऑफ ग्रेटर टुबरकल से। यानी कि जो इंटरटुबरकुलर सल्कस है ये सेपरेट कर रहा है किसको, लेसर टुबरकल को, किधर, मीडियली। ये मिडिल साइड है क्योंकि हेड किधर होगा था, मिडिल साइड, किधर से सेपरेट कर रहा है, एंटीरियर पार्ट ऑफ ग्रेटर टुबरकल से। ओके। द सल्कस हैज एन मीडियल एंड लैटरल लिप्स, जो सल्कस होता है, जो इंटरटुबरकुलर सल्कस, इसकी दो लिप्स हैं, एक मीडियल लिप्स है, एक लैटरल लिप्स है, जो कि रिप्रेजेंट करती है डाउनवर्ड प्रोलोंगेशन ऑफ द लेसर एंड ग्रेटर टुबरकल्स। ओके। यानी कि जो इंटरटुबरकुलर सल्कस है इसकी दो लिप हैं, एक लैटरल लिप है, एक मीडियल लिप है, जो कि रिप्रेजेंट करती है डाउनवर्ड प्रोलोंगेशन ऑफ द ग्रेटर टुबरकल्स एंड लेसर टुबरकल्स। यानी कि जो लिप जो हैं वो लिप हैं इंटरटुबरकुलर सल्कस की, सीजर लिप, एंड रिप्रेजेंट कर रही हैं प्रोलोंगेशन ऑफ द ग्रेटर टुबरकल एंड लेसर टुबरकल्स। ओके। फिर 6 पॉइंट, द नैरो लाइन सेपरेटिंग द अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस फ्रॉम द शाफ्ट इज कॉल्ड सर्जिकल नेक। एक नेक मैंने जो आपको बताई थी अभी ऊपर, वो नेक क्या थी, द लाइन सेपरेटिंग द हेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अपर एंड, जो लाइन सेपरेट करे हेड को फ्रॉम द अपर एंड से, उसे क्या बोलते हैं हम, एनाटॉमिकल नेक। उसे हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमिकल नेक। यानी कि जो लाइन सेपरेट करे हेड को कहाँ से, अपर एंड से, उसे हम बोलेंगे एनाटॉमिकल नेक। अब दूसरी नेक क्या है, दूसरी नेक जो बोल है वो क्या है, द लाइन सेपरेटिंग द अपर एंड, वो लाइन जो सेपरेट करे अपर एंड को कहाँ से, शाफ्ट से, उसे हम बोलेंगे सर्जिकल नेक। यानी कि द लाइन सेपरेटिंग द अपर एंड, द लाइन सेपरेटिंग द अपर एंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द शाफ्ट इज कॉल्ड सर्जिकल नेक। ओके। मॉर्फोलॉजिकल नेक, मॉर्फोलॉजिकल नेक लाइज 0.5 सेंटीमीटर बिलो द सर्जिकल नेक, इट शोज द पोजीशन ऑफ द एपिफाइसल लाइन। यानी कि जो मॉर्फोलॉजिकल नेक होती है वो 0.5 सेंटीमीटर बिलो होती है किसके,
सर्जिकल नेक के, उसे बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल नेक या एपीफाइसियल लाइन। ओके, जो एपीफेसियल लाइन है वो ग्रोइंग पोर्शन ऑफ द बोन्स होती है और उसी को मॉर्फोलॉजिकल नेक बोलते हैं। आपको मैंने 3 नेक पढ़ा दी, एनाटॉमिकल नेक, दूसरी सर्जिकल नेक, तीसरी मॉर्फोलॉजिकल नेक। एक बार फिर बताता हूँ मैं नेक। द लाइन सेपरेटिंग द हेड, जो लाइन सेपरेट करे हेड को कहाँ से, अपर एंड से, उसे हम बोल देंगे एनाटॉमिकल नेक। ओके, पहली हो गई। दोबारा बोलता हूँ, दूसरी, द लाइन सेपरेटिंग द अपर एंड फ्रॉम द शाफ्ट इज कॉल्ड सर्जिकल नेक। ओके, 0.5 सेंटीमीटर बिलो द सर्जिकल नेक रिप्रेजेंट द मॉर्फोलॉजिकल नेक एंड एपीफाइसियल लाइन। ये मैं आपको समझाता हूँ एपीफाइसियल लाइन क्या है और मॉर्फोलॉजिकल नेक क्या है। ओके, इसे देखिए, एपीफाइसिस, एपीफाइसिस जो अपर एंड है, बोन का अपर एंड और जो लोअर एंड है, यानी कि बोन्स का एक अपर एंड होता है, एक लोअर एंड होता है, एक मिडल पोर्शन होती है। यानी कि लॉन्ग बोन्स के 3 पोर्शन मैंने बताया आपको, एक अपर एंड होगा, एक लोअर एंड होगा, एक मिडल पोर्शन होगा। जो अपर एंड होगा उसे हम बोलेंगे एपीफाइसिस, जो लोअर एंड होगा उसे भी हम एपीफाइसिस बोलेंगे। सेम वर्ड, यानी कि एपीफाइसिस रिप्रेजेंट करता है अपर एंड एंड लोअर एंड। जो शाफ्ट होगी, मिडल पोर्शन होगा, शाफ्ट और मिडल पोर्शन को बोलेंगे हम डायाफाइसिस, शाफ्ट को हम क्या बोलेंगे, डायाफाइसिस। ओके, यानी कि अपर एंड को क्या बोलेंगे हम, एपीफाइसिस, लोअर एंड को क्या बोलेंगे, एपीफाइसिस, सेम। और जो मिडल पोर्शन को क्या बोलेंगे हम, मिडल पोर्शन को बोलेंगे हम डायाफाइसिस, यानी शाफ्ट। और जो पोर्शन एपीफाइसिस को डायाफाइसिस से मिला दे, यानी कि द पोर्शन ऑफ द बोन्स विच हेल्प टू अटैच द एपीफाइसिस विद द डायाफाइसिस इज कॉल्ड मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस ऊपर भी होगा और मेटाफाइसिस नीचे भी होगा। और एक बात मैंने इंपॉर्टेंट आपको क्या बताई, वो बात मैंने ये बताई, जो एपीफाइसिस होता है वो ग्रोइंग पोर्शन ऑफ द बोन्स होता है, ग्रोइंग पोर्शन ऑफ द बोन्स होता है। ओके, ग्रोइंग पोर्शन ऑफ द बोन्स, यहाँ से बोन्स ग्रो करती है, यहाँ से बोन्स ग्रो करती है। ओके, अब हम बात करते हैं शाफ्ट की। शाफ्ट इज राउंडेड इन द अपर हाफ एंड ट्राइंगुलर इन द लोअर हाफ। इट हैज़ 3 बॉर्डर एंड 3 सरफेसेस। यानी कि जो शाफ्ट है वो अपर पोर्शन में होती है राउंडेड, अपर पोर्शन में होती है राउंडेड, और लोअर पोर्शन में क्या होती है, ट्राइंगुलर होती है। यू कैन सी दिस इज एन ट्राइंगुलर। जो शाफ्ट है लोअर पोर्शन में वो ट्राइंगुलर है, और इसके पास 3 बॉर्डर होंगी, 3 सरफेसेस होंगी। 3 ही बॉर्डर है, 3 ही सरफेसेस है। हम बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस का एक अपर एंड होता है, एक लोअर एंड होता है, एक मिडल पोर्शन होता है। ओके, यानी कि लॉन्ग बोन्स जो होती हैं, यानी टिबिया, फिबुला, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, इनमें 3 पोर्शन होते हैं, एक अपर एंड होता है, एक लोअर एंड होता है, एक मिडल पोर्शन होता है। हमने अपर एंड कर लिया। अपर एंड के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, एक हमने हेड पढ़ा, एक लेसर टुबरकल पढ़ा, एक गटर टुबरकल पढ़ा, एक एनाटॉमिकल नेक पढ़ी, एक सर्जिकल नेक पढ़ी, फिर हमने मॉर्फोलॉजिकल नेक पढ़ी। ओके, अब हम मिडल पोर्शन पढ़ रहे हैं। मिडल पोर्शन में भी जो होती है, जो शाफ्ट होती है, उसका जो अपर पोर्शन होता है वो राउंडेड होता है, जो लोअर पोर्शन होता है वो ट्राइंगुलर इन शेप होता है। ओके, इसके पास 3 बॉर्डर होती हैं, 3 सरफेसेस होती हैं। बॉर्डर को डिस्कस करते हैं हम। पहली बॉर्डर, अपर 1/3 ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर फॉर्म द लैटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। क्या मतलब, जो अपर 1/3 है ना, पहले अपर 1/3 पे मैं मार्क लगाता हूँ। दिस इज द अपर 1/3। ओके, दिस इज द अपर 1/3। अपर 1/3 ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर फ्रॉम द लैटरल, जो एंटीरियर बॉर्डर जो है अपर 1/3 की, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर। ओके, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर। ये बनाता है, ये जो एंटीरियर बॉर्डर है ये बनाती है लैटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। यानी कि जो इंटरट्यूबरकुलर सल्कस है वो वही है एंटीरियर बॉर्डर इन अपर 1/3 में, और वही है इंटरट्यूबरकुलर, जो इंटरट्यूबरकुलर सल्कस है उसकी लैटरल लिप। यानी कि अपर 1/3 में जो एंटीरियर बॉर्डर है वो फॉर्म करती है लैटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। ओके, इन इट्स मिडल पार्ट इट फॉर्म द एंटीरियर मार्जिन ऑफ डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। यानी कि जो मिडल पोर्शन है उसमें क्या होता है, एक डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी होती है। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे क्या होता है, इंसर्शन होता है डेल्टॉइड मसल्स का, जो कि शोल्डर की मसल्स होती है। ओके, जो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे जो इंसर्शन होता है
किसका, डेल्टॉइड मसल्स का जो एंटीरियर बॉर्डर है यहाँ पर वो एंटीरियर मार्जिन बनाती है किसकी, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी की। आप देख सकते हो ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी है, इसके सामने क्या है, इसके सामने है एंटीरियर बॉर्डर। यानी कि जब आप शीशे में देखते हो आपके सामने क्या होता है, शीशा। यानी कि जो एंटीरियर बॉर्डर जो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के सामने क्या है, एंटीरियर बॉर्डर। तो वही बात यहाँ लिख दी इन्होंने, इट फॉर्म द एंटीरियर मार्जिन ऑफ डेल्टा ट्यूबरोसिटी। ये देखो ये एंटीरियर मार्जिन बना रही है किसकी, डेल्टा ट्यूबरोसिटी की। कौन बना रही है, एंटीरियर बॉर्डर। ओके, लोअर हाफ ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर इज स्मूथ एंड राउंडेड। जो लोअर हाफ होता है इसमें जो एंटीरियर बॉर्डर होती है स्मूथ होती है, राउंडेड होती है। ओके, lateral border, lateral border is prominent only at the lower end where it form the lateral supracondylar ridge। यानी कि जो lateral border होती है, where is lateral border, how to identify the lateral portion of the bones। आपको lateral portion bones कैसे बताओगे, वो आप बताओगे जो ग्रेटर ट्यूबरकल होता है वो लेटरली होता है, जो लेसर ट्यूबरकल होता है वो मीडियली होता है। ओके, ये बात मत भूलना। ये जो ग्रेटर ट्यूबरकल होता है लेटरली होता है, और जो एंटीरियर जो लेसर ट्यूबरकल होता है इसकी डायरेक्शन किधर होती है, मिडल की तरफ होती है। ओके, होता कहाँ पर है, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर एंड पे। तो लेटरल एंड लेटरल बॉर्डर किधर होगी, लेटरल साइड पे होगी। लेटरल साइड कौन सा है, ग्रेटर ट्यूबरकल की तरफ। तो दिस इज द लेटरल बॉर्डर। ओके, क्योंकि ग्रेटर ट्यूबरकल है लेटरल की तरफ, दिस इज द लेटरल बॉर्डर। तो ये जो कह रहा है यहाँ पर लेटरल बॉर्डर प्रोमिनेंट है ओनली एट द लोअर एंड पर, और वो बनाता है लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। दिस इज द लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज, शार्प पोर्शन होता है लेटरल बॉर्डर का, प्रोमिनेंट है ओनली इन द लोअर पार्ट में। ओके, in the upper part is barely traceable up to the posterior surface of the greater tubercle। in its middle part it is interrupted by the radial और spiral groove। यहाँ पर क्या है, मतलब जो ये अपर पोर्शन में जो है ये barely traceable है up to the posterior surface of the greater tubercles, और जो ये मिडिल पार्ट में it is interrupted by the radial groove। ओके, ये इंटरप्टेड होता है किससे, रेडियल ग्रूव से। मैं आपको दिखाता हूँ, यू कैन सी दिस, दिस इज द हेड। हेड की जो डायरेक्शन है किधर है, मीडियल साइड। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, लेटरल साइड। तो दिस इज द लेटरल बॉर्डर। ये लेटरल बॉर्डर जो इंटरप्टेड है किससे, रेडियल ग्रूव से। यू कैन सी दिस इज द इंटरप्टेड बाय द रेडियल ग्रूव। ओके, थर्ड पॉइंट, अपर पार्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर फ्रॉम द मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्गस। यानी कि जो मीडियल बॉर्डर है वो मीडियल लिप बनाती है इंटरट्यूबरकुलर सल्गस से। ये लेटरल लिप थी, ये मीडियल लिप हो गई। जो मीडियल बॉर्डर है वो बनाती है मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्गस। दिस इज अ मीडियल लिप। जो मीडियल बॉर्डर है अपर पोर्शन में वो क्या बनाएगी, मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्गस। यानी कि जो मीडियल लिप है वही क्या है, मीडियल बॉर्डर। ओके, about its middle it is present the rough strip and it is continuous below with the medial supracondylar ridge। और ये बिलो जो है नीचे कंटिन्यूस कर जाती है मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज के साथ में। लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज भी थी और मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज भी थी। ओके, सरफेसिस, पहली जो सरफेस है वो है एंटीरियो लेटरल सरफेस। जो एंटीरियो लेटरल सरफेस है लाइज बिटवीन द एंटीरियर एंड लेटरल बॉर्डर। एक बात याद रखना, जो सरफेसेस होती हैं वो बॉर्डरों के बीच में होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने पिरामिड देखा होगा, पिरामिड देखा होगा, इजिप्ट के पिरामिड देखे होंगे, उसमें एक कोने होते हैं, एक कोना ये एक कोना ये, उसे हम बोलेंगे बॉर्डर। और हर कोने के बीच में क्या होगी, सरफेस। ओके, ये याद रखना, हर बॉर्डर के बीच में, दो बॉर्डरों के बीच में एक सरफेस पाई जाती है। ओके, तो जो सरफेस होगी वो किसके बीच में होगी, ऑब्वियसली एंटीरियर एंड लेटरल बॉर्डर के बीच में कौन सी सरफेस बन रही है, एंटीरियर लेटरल सरफेस। और दिखाता हूँ मैं, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर।
ओके, दिस इज द एंटी बॉर्डर। अब लेटरल बॉर्डर कैसे पता करोगे? देखो लेटरल बॉर्डर पता करने के लिए आप सबसे पहले देखो ग्रेटर टुबरकल, जिधर की तरफ ग्रेटर टुबरकल हो उधर ही की तरफ लेटरल बॉर्डर होगी। ओके, दिस इज द लेटरल साइड, दिस इज द मिडल साइड। कैसे पता लगा? हेड टुवर्ड द मिडल होता है और ग्रेटर टुबरकल टुवर्ड द लेटरल होता है, तो ये लेटरल बॉर्डर हो गई। दिस इज द लेटरल बॉर्डर, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर। इसके बीच में जो सरफेस है उसे बोलेंगे एंटीरियो लेटरल सरफेस। ओके, upper half of this surface is covered by the deltoid, a little above the middle it is marked by the deltoid v shaped deltoid tuberosity। यानी कि जो अपर पोर्शन जो है एंटीरियर लेटरल सरफेस का, उस पर क्या होती है? डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी क्या है? डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे इंसर्शन होता है डेल्टॉइड मसल्स का, यानी कि डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी जो है वहाँ पर इंसर्शन होता है डेल्टॉइड मसल्स का। जो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी जो प्रेजेंट होती है वो होती है आपको एंटीरियो लेटरल सरफेस पे। यानी कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए या कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ह्यूमरस की कौन सी सरफेस पे होती है, तो आप क्या बोलोगे? एंटीरियो लेटरल सरफेस पे होती है। ओके, बिहाइंड द deltoid tuberosity is a radial groove runs downward and forward across the surface। जो deltoid tuberosity है उसके पीछे होता है रेडियल ग्रूव। कोई नई बात नहीं है। दिस इज द deltoid tuberosity बिहाइंड। ठीक, अब यहाँ पर हम ना लेटरल की बात कर रहे हैं ना मीडियल की बात कर रहे हैं। ओके, ना हम किसी पर्सन के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं वो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी की बात चल रही है और उसके पीछे, जस्ट उसके पीछे होता है रेडियल ग्रूव। कोई नई बात नहीं है। ओके, जो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी होती है उसके पीछे क्या होगा? रेडियल ग्रूव। ये मेरे से मेरी मैडम ने क्वेश्चन पूछा था वाइवा में, जो रेडियल ग्रूव होता है वो किसके बिहाइंड होता है, किसके पीछे होता है? तो उस टाइम पे मैंने ये सवाल गलत नहीं बताया था, सही बताया था। ओके, सेकंड, एंटीरियर मिडल सरफेस। एंटीरियर मिडल सरफेस लाइज बिटवीन द एंटीरियर एंड मीडियल बॉर्डर। यानी कि जो एंटीरियर मिडल सरफेस है वो भी दो बॉर्डर के बीच में पाई जाती है। कौन कौन सी बॉर्डर के? ये मत भूलना, जो सरफेस है वो बॉर्डरों के बीच में पाई जाती है। ओके, किसके बीच में पाई जाएगी? एंटीरियर बॉर्डर और मिडल बॉर्डर के बीच में। दिखाता हूँ कैसे पता करोगे मीडियल कौन सा है लेटरल कौन सा है? हेड होगा मीडियल की तरफ। ठीक है जी, ये मीडियल हो गया। मीडियल बॉर्डर कौन सी होगी? ये मीडियल बॉर्डर हो गई। एंटीरियर मिडल बॉर्डर, एंटीरियर मिडल सरफेस किसके बीच में होती है? एंटीरियर एंड मिडल बॉर्डर के बीच में। कौन सी हो गई एंटीरियर मिडल सरफेस? दिस इज द एंटीरियर मिडल सरफेस, दिस इज द एंटीरियर मिडल सरफेस। ओके, its upper one third is narrow and form the floor of the intertubercular sulcus। यानी कि जो अपर वन थर्ड है किसका? एंटीरियो मीडियल सरफेस का। अपर वन थर्ड, जो अपर वन थर्ड है एंटीरियो मीडियल सरफेस का, वो बनाता है फ्लोर ऑफ द इंटरटुबरकुलर सल्कस। ये फ्लोर बनाता है इंटरटुबरकुलर सल्कस का। यानी कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछ ले इंटरटुबरकुलर सल्कस का जो फ्लोर है वो कौन सी सरफेस बनाती है, वो जो सरफेस है वो एंटीरियो मिडल सरफेस है। ओके, कोई पूछ ले आपसे डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी कौन सी सरफेस पे पाई जाती है, तब आप क्या बोलोगे? एंटीरियो लेटरल सरफेस पे होती है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। कोई पूछे आपसे डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के बिहाइंड क्या होता है, तब आप बोलोगे रेडियल ग्रूव। कोई आपसे पूछे जो इंटरट्यूबरकुलर सल्कस का जो फ्लोर होता है वो कौन सी सरफेस बनाती है, वो बनाती है एंटीरियो मीडियल सरफेस। ओके, दिस इज द एंटीरियो मीडियल सरफेस। A nutrient foramen is seen near the medial border below its middle part। एक न्यूट्रिएंट फोरामेन भी होता है बिलो द मीडियल पार्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर। ये हो गया मिडल पार्ट, ये हो गया बिलो,
ये हो गई मीडियल बॉर्डर, यानी कि मीडियल बॉर्डर के मिडल के बिलो होता है एक न्यूट्रिएंट फोरामेन। कुछ नया नहीं है, जो लाइन में लिखा है वही मैं बता रहा हूँ। ये मीडियल बॉर्डर हो गई, ये मिडल पोर्शन हो गया। जस्ट बिलो द मिडल पोर्शन ऑफ द लैटरल बॉर्डर इज द न्यूट्रिएंट फोरामेन। Posterior surface lies between the medial and lateral border. Its upper part is marked by the oblique ridge and middle one third is crossed by the radial groove। यानी कि जो पोस्टीरियर सरफेस है एक मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में है। जो इसका अपर पार्ट है उस पर एक ऑब्लिक रिज होती है, दिखाता हूँ मैं आपको। दिस इज द मीडियल बॉर्डर। कैसे पता चला? हेड मीडियल साइड। This is the lateral border. This is the posterior surface. Posterior surface के upper portion में होती है एक ridge. You can see this is the ridge. इस ridge को बोलते हैं oblique ridge। अगर आपसे कोई पूछे oblique ridge कहाँ पर पाई जाती है, कौन सी surface पे पाई जाती है, आप बोलोगे upper surface of the posterior, upper portion of the posterior surface। ओके, पोस्टीरियर सरफेस के अपर पोर्शन पे होती है ऑब्लिक रिज। ओके, एक लाइन और लिखी है, ध्यान से पढ़ोगे तो समझ आएगा। मिडल वन थर्ड इज क्रॉस बाय द रेडियल ग्रूव। जो पोस्टीरियर सरफेस का जो मिडल वन थर्ड है उस पे एक रेडियल ग्रूव होता है, यानी कि रेडियल ग्रूव एंड ऑब्लिक रिज बोथ आर प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर सरफेस। अपर पोर्शन पे होगा ऑब्लिक रिज और मिडल वन थर्ड पे होगा रेडियल ग्रूव, किसके? पोस्टीरियर सरफेस के। लोअर एंड, जो लोअर एंड होता है, लोअर एंड इज एन ऑफ द ह्यूमरस फॉर्म द कॉन्डाइल्स विच एन एक्सपेंडेड फ्रॉम साइड टू साइड एज एन आर्टिकुलर एंड नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स। जो लोअर एंड होता है ह्यूमरस का वो एक्सपेंडेड होता है। यू कैन सी दिस इज एन एक्सपेंडेड, साइड टू साइड इज एन एक्सपेंडेड। ओके, इसके पास एक आर्टिकुलर पार्ट्स होता है और एक नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स होता है। जो आर्टिकुलर पार्ट्स है, पहला है कैपिटुलम। कैपिटुलम इज एन राउंडेड प्रोजेक्शन विच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द रेडियस। ओके, जो कैपिटुलम है, दिस इज द कैपिटुलम, इट आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द रेडियस। ये रेडियस के हेड के साथ में एक जॉइंट बनाएगा। ओके, ट्रोक्लिया, ट्रोक्लिया इज एन पुली शेप्ड ओके सरफेस, इट आर्टिकुलेट विद द ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ला। यानी जो ट्रोक्लिया जो है पुली शेप होता है और ये आर्टिकुलेट करता है ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ला के साथ में। दिस इज द ट्रोक्लिया, इट आर्टिकुलेट विद द ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ला। यानी जो अल्ला की जो ट्रोक्लियर नोच होती है उसके साथ में ये आर्टिकुलेट करेगा, कौन? ट्रोक्लिया। Medial edge of the trochlea projects downward 6 mm more than the lateral edge. This is result in the formation of the carrying angle। अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, 3D डायग्राम में कैसे ये जॉइंट बनता है, क्या है। जो मीडियल एज जो है ना ट्रोक्लिया की, दिस इज द मीडियल एज, दिस इज द मीडियल एज। ये 6 मिलीमीटर डाउन होती है, नीचे होती है, डाउन होती है, किसके? एज कंपेयर टू लेटरल एज। ओके, यू कैन सी दिस इज डाउन एज कंपेयर टू लेटरल एज। यही बात यहाँ पर लिखी है, द मिडल एज ऑफ द ट्रोक्लिया प्रोजेक्ट डाउन 6 मिलीमीटर मोर देन द लेटरल एज। मैं आपको दिखाता हूँ ट्रोक्लिया और कैपिटुलम। यू कैन सी, मैं इसको मल्टी सेलेक्ट करता हूँ और आइसोलेट करता हूँ। यू कैन सी दिस इज द कैपिटुलम। ओके, ये जो कैपिटुलम है, ये जो रेडियस है, यू कैन सी दिस इज द इन बिटवीन हेड ऑफ द रेडियस। ओके, जो कैपिटुलम है वो हेड ऑफ द रेडियस के साथ में, हेड ऑफ द रेडियस के साथ में जॉइंट बना रहा है। ये देखिए, ये पूरा जॉइंट, ये आपका हेड ऑफ द रेडियस है और ये कैपिटुलम है
ये जॉइंट बना दिया किसके साथ में, हेड ऑफ द रेडियस के साथ में। दिस इज द ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया जो आर्टिकुलेट कर रहा है वो ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना। दिस इज द अल्ना, दिस इज अल्ना, इट आर्टिकुलेट विद द ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना। अब ट्रोक्लियर नोच आपको नहीं दिख रही होगी, आपको कैपिटुलम दिख गया, आपको हेड ऑफ द रेडियस दिख गई, हेड ऑफ द रेडियस आर्टिकुलेट कर रही है कैपिटुलम के साथ में, आपको ट्रोक्लियर दिख गया, लेकिन रेडियल नोच ऑफ ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ला नहीं दिखी आपकी। मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज द ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ला, यानी कि बोन्स अल्ला है और ये ट्रोक्लियर नोच है। ये जो अंदर का जो गोल गोल पोर्शन है, ये पूरा जो पोर्शन है इसके साथ में ट्रोक्लिया जॉइंट बनाता है। ओके, ये जो ट्रोक्लियर नोच है इसके गोल गोल पूरे इसके अंदर जो होता है, जो फिट होता है, वो ट्रोक्लिया होता है। ओके, you can see this is the middle edge which is 6 millimeter down as compared to the lateral. This is the trochlea. ओके, ये पूरा फिट कहाँ होगा, ट्रोक्लियर नोच के अंदर। मैंने आपको दिखाया ये क्या, कैपिटुलम, जो कि आर्टिकुलेट करेगा विद द हेड ऑफ द रेडियस के साथ में। ओके, नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स कौन से होते हैं? नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स में आता है पहला मीडियल एपिकोंडाइल, इज अ प्रोमिनेंट बोनी प्रोजेक्शन ऑन द मीडियल साइड ऑफ द लोअर एंड, इट इज सबकुटेनियस एंड ईजिली फेल्ट ऑन द मीडियल साइड ऑफ द एल्बो। यानी कि जो मीडियल एपिकोंडाइल है वो प्रोमिनेंट है, बोनी प्रोजेक्शन है। वेयर इज द मीडियल एपिकोंडाइल? दिस इज द मीडियल एपिकोंडाइल, यू कैन सी दिस इज द मीडियल एपिकोंडाइल। ये बोनी प्रोजेक्शन है और ये सबकुटेनियस है। बोनी प्रोजेक्शन है, सबकुटेनियस है। आप ये आपको अपने हाथ से फील कर सकते हैं। आप अपनी कोनी को देखो, कोनी का जो अंदर वाला हिस्सा है, मिडिल साइड है, वहाँ पर एक उभार होगा। वो जो उभार है लाइन से वैसे तीन उभार होते हैं। आप जब कोनी पूरी फ्लैट कर लोगे, यानी कि एक्सटेंडेड कर लोगे, एक्सटेंडेड पोजीशन के अंदर जो उभार होंगे वो तीन उभार होंगे। एक मिडिल साइड होगा, एक मिडल में होगा और एक लेटरल साइड होगा। ओके, जो मीडियल साइड वाला वो मीडियल एपिकोंडाइल है, सबकुटेनियस है। आप हाथ से छूकर देख सकते हो, इसे बोलते हैं सबकुटेनियस। फिर होता है लेटरल एपिकोंडाइल, इज इन स्मॉलर देन द मीडियल एपिकोंडाइल, इज एन एंटीरियर लेटरल पार्ट ऑफ द मस्कुलर इंप्रेशन। जो ये है आपका लेटरल एपिकोंडाइल, जो लेटरल एपिकोंडाइल है ये स्मॉल होता है एज कंपेयर टू मीडियल एपिकोंडाइल। Sharp lateral margin just above the lower end is called lateral supracondylar ridge and medial supracondylar similar ridge on the middle side। यानी कि दो रिज होती हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये जस्ट अबव द मिडिल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल, इज मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज, शार्प रिज होती हैं। ओके, दिस इज द शार्प रिज। दिस इज आल्सो रिप्रेजेंट द continuation of the medial border, this is also represent the continuation of lateral border। फिर आता है आपका एक कोरोनॉइड फोसा। जो कोरोनॉइड फोसा है और जो रेडियल फोसा है और जो ओलिकोरोनल फोसा है, ये तीन फोसा हैं। इन तीन फोसों का बेसिकली मतलब ये है जॉइंट्स को, जो जॉइंट्स होता है उसकी मूवमेंट के दौरान हेल्प करना। यानी कि पहला जो फोसा है, यानी कि जो पहला जो गड्ढा है, कोरोनॉइड फोसा इज अ डिप्रेशन जस्ट अबव द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया के जस्ट एंटीरियरली होता है कोरोनॉइड फोसा। इट एकोमोडेट्स द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना व्हेन द एल्बो इज फ्लेक्स्ड। पहले हम इसी पॉइंट पर बात करते हैं। पहला है कोरोनॉइड फोसा। कोरोनॉइड फोसा कहाँ है, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज द कोरोनॉइड फोसा। कोरोनॉइड फोसा क्या है, एक गड्ढा है। किसके ऊपर गड्ढा है, ट्रोक्लिया के ऊपर एक गड्ढा है। एक बात याद रखो, पहला क्या है, कोरोनॉइड फोसा जो है गड्ढा है। किसके ऊपर गड्ढा है, ट्रोक्लिया के ऊपर गड्ढा है। ओके, डिप्रेशन ऑफ द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ट्रोक्लिया। ओके, इट अकोमोडेट द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। अब ये कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना क्या है, मैं आपको कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना दिखाता हूँ। अब आप खुद देखो, मैं आइसोलेट करता हूँ उसको, मल्टी सेलेक्ट करके। अब खुद देखो, ये आप खुद देखो, ये हो गया आपका कोरोनॉइड
process. Okay, this is the coronoid process and this is the coronoid fossa. जब हाथ आप कोहनी को मोड़ोगे ऊपर की तरफ, यानी कि फ्लेक्शन करोगे, जब आप हाथ का फ्लेक्शन करोगे, फ्लेक्शन करने के दौरान क्या होगा, ये जो है कोरोनॉइड प्रोसेस, वो कोरोनॉइड प्रोसेस फिट हो जाएगा कोरोनॉइड फोसा के अंदर. ओके, क्या बात समझ आई? जब आप अपने हाथ को, अपने हैंड को फ्लेक्स करोगे, यानी कि फ्लेक्शन करोगे, उसका फ्लेक्शन के दौरान ये जो कोरोनॉइड प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस निकला हुआ है बाहर को, ये कहाँ फिट होगा? कोरोनॉइड फोसा के अंदर. अगर ये फोसा नहीं होता तो ये तो आपस में टकराते. तो नेचर ने यहाँ पर एक फोसा दिया है और यहाँ पर एक कोरोनॉइड प्रोसेस दिया है. ओके, अब मैं आपको अगला पढ़ाता हूँ. रेडियल फोसा. रेडियल फोसा इज अ डिप्रेशन जस्ट प्रेजेंट जस्ट अबव द एंटीरियर, ये भी कैपिटुलम के एंटीरियर एस्पेक्ट पे होता है. इट आल्सो एकोमोडेट द हेड ऑफ द रेडियस व्हेन द एल्बो इज फ्लेक्स्ड. ओके, यू कैन सी दिस इज द रेडियल फोसा एंड रेडियल फोसा. इसमें हेड ऑफ द रेडियस एकोमोडेट्स करेगा. मैं आपको डायग्राम पे फिर दिखाता हूँ, बात क्लियर होना चाहिए. यू कैन सी दिस इज द रेडियल फोसा एंड दिस इज द हेड ऑफ द रेडियस. आप खुद सोचो, ये हाथ छोटा करता हूँ, ये अपने हाथ को मोड़ो, अपने हाथ को यानी कि फ्लेक्स करो. जब आप अपने हाथ को फ्लेक्स करोगे, ये जो हिस्सा है, ये जो हेड ऑफ द रेडियस जिसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये हेड ऑफ द रेडियस कहाँ पर जाएगा? रेडियल फोसा के अंदर. ओके, इसके अंदर फिट हो जाएगा जाकर. ओके, अगर ये फोसा नहीं होते, ये कोरोनॉइड फोसा नहीं होता और रेडियल फोसा नहीं होता, ये प्रोसेस नहीं होता, हैंड क्या होता? इधर उधर भागता, यानी कि कभी बाहर की तरफ निकलता, कभी अंदर की तरफ. जब आप अपने हाथ को फ्लेक्स करोगे, फ्लेक्स करने के बाद में आप हाथ को इधर उधर नहीं कर सकते. तो ये क्यों नहीं कर सकते? ये जो आपका कोरोनॉइड प्रोसेस है, ये किसमें फिट हो जाता है जाकर? कोरोनॉइड फोसा के अंदर फिट हो जाता है जाकर. और जो हेड ऑफ द रेडियस है, ये कहाँ पर फिक्स हो जाता है जाकर? ये रेडियल फोसा में फिक्स हो जाता है जाकर ड्यूरिंग द फ्लेक्शन. लास्ट, olecranon fossa lies just above the posterior aspect of the trochlea. It accommodates the olecranon process of ulna when the elbow is extended. अभी जो हमने दो फोसा पढ़े, वो पढ़े फ्लेक्शन के दौरान, यानी कि जब हैंड फ्लेक्स्ड होगा, जब हैंड फ्लेक्स्ड होगा. अब क्या होगा? हाथ आपका मुड़ा हुआ नहीं होगा, हाथ आपका खुला हुआ होगा, यानी कि एक्सटेंडेड होगा. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज हैंड, दिस हैंड, ये जो हैंड है, अब वो हैंड सीधा होगा, बिल्कुल सीधा. इस दौरान बात चल रही है, आपकी फिंगर है, इस दौरान एक्सटेंडेड के दौरान ये फोसा हेल्प करता है. कहाँ पर होता है? लाइज जस्ट अबव द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रोक्लिया. इट एकोमोडेट द olecranon प्रोसेस ऑफ अल्ना व्हेन द एल्बो इज एक्सटेंडेड. मैं आपको दिखाता हूँ. दिस इज द olecranon फोसा, यानी कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे होता है ट्रोक्लिया के, यानी कि ट्रोक्लिया के जस्ट अबव होता है और पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे होता है olecranon फोसा. ये एकोमोडेट करता है olecranon प्रोसेस ऑफ अल्ना. यू कैन सी, ये देखिए, अब ये हाथ जो है ना, ये एक्सटेंडेड पोजीशन में है, यानी कि मुड़ा हुआ नहीं है. आप खुद देखो, ये हाथ मुड़ा हुआ नहीं है, सीधा हाथ है. सीधा हाथ के दौरान आप खुद देखो क्या हो रहा है. ये जो है olecranon फोसा है और ये olecranon है, olecranon प्रोसेस है. जो olecranon प्रोसेस जो है किसका? अल्ना का, वो फिट है olecranon फोसा के अंदर. ओके, यानी कि olecranon जो प्रोसेस है वो फिट होता है olecranon फोसा के अंदर. ओके, अब बात आती है लोकेशन की. लोकेशन कैसे पता लगाओगे? कैपिटुलम किधर है और आपका ट्रोक्लिया किधर है? मैंने आपको एक बात बताई थी, फिर मैं लेकर चलता हूँ आपको. मैंने आपको एक बार बताई थी, अगर ये स्केलेटन है, ये हैंड है, जो हैंड में अल्ना होती है,
दिस इज द अल्ना, दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द मिड लाइन। जो रेडियस होती है वो लैटरली होती है। क्लेविकल में मैंने बताई थी, आप क्लेविकल पढ़िए जाकर। क्लेविकल का जो इनिशियल पोर्शन है उसमें मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताया था, उसे आप जाकर देखिए, बात समझ आएगी। वो मैंने स्केलेटन में बताया था। जो रेडियस होती है विद रिस्पेक्ट टू मिडल लाइन वो लैटरली होती है, ओके। और जो अल्ना होती है वो मीडियली होती है विद रिस्पेक्ट टू मिडल लाइन, ओके। अब मैं इस बात को समझाता हूँ। जो रेडियस है, जो रेडियस का हेड है वो किसके साथ आर्टिकुलेट्स कर रहा है? कैपिटुलम के साथ में, ठीक। यानी कि जो रेडियस है, रेडियस का जो हेड है वो आर्टिकुलेट्स कर रहा है कैपिटुलम के साथ में, ओके। और रेडियस की लोकेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू अस? रेडियस की हमारी लोकेशन है लेटरली। यानी कि जो रेडियस है, जब हम रेडियस को अल्लाह के साथ में कंपेयर करेंगे तो रेडियस किधर आएगी? लेटरली। ऐसी जो कैपिटुलम है, कैपिटुलम जो होता है वो लेटरली होता है और जो ट्रोक्लिया होता है वो मीडियली होता है, ओके। क्या बात समझ आई? बात ये समझ आई, जो ये कैपिटुलम है ये जॉइंट बनाएगा रेडियस के साथ में, और जो कैपिटुलम है ये बनाएगा अल्लाह के साथ में, ठीक है। मैंने जो क्लेविकल थी, क्लेविकल से जो शुरू का पोर्शन था उसमें मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बताया था और कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी बताई थी। उसमें क्या बताया था? जो रेडियस होती है वो लेटरली होती है और जो अल्लाह होती है वो मीडियली होती है। तो जब रेडियस लेटरली होगी और रेडियस ही आर्टिकुलेट कर रही है कैपिटुलम के साथ में, और कैपिटुलम फिर किधर होगा? वो भी लेटरली होगा। और ट्रोक्लिया किधर होगा? वो मीडियली होगा, ओके। बोन्स कंप्लीट हो गई। चलिए अटैचमेंट शुरू करते हैं। अटैचमेंट में जो पहली मसल्स है, जो मैंने पहले बात तो ये, जो ब्लू पोर्शन है मसल्स का, जो ब्लू पोर्शन जो ये शो करते हैं उसका मतलब होता है इंसर्शन। यहाँ पर आकर मसल्स ख़त्म हो जा रही है। जो रेड पोर्शन है, रेड पोर्शन का मतलब होता है ओरिजिन। यहाँ से मसल्स स्टार्ट हो रही है, यहाँ से मसल्स एंड हो रही है। और जो ग्रीन पोर्शन है वो होता है लिगामेंट, ओके। जो पहली मसल्स है मल्टीपिन्नेट होती है, सब स्कैपुलरीज इंसर्टेड इनटू द लेसर टुबरकल। जो सब स्कैपुलरीज मसल्स है वो इंसर्ट हो रही है, यानी कि एंड हो रही है लेसर टुबरकल पर। देखते हैं डायग्राम पर। दिस इज द सब स्कैपुलरीज मसल्स, दिस इज द ओरिजिन ऑफ सब स्कैपुलरीज। कोस्टल सरफेस से ओरिजिन हो रहा है स्कैपुला के कोस्टल सरफेस से ओरिजिन हो रहा है, इंसर्शन हो रहा है कहाँ पर? लेसर टुबरकल पर। तो वो लेसर टुबरकल आपके लिए कोई नई बात नहीं है, ग्रेटर टुबरकल आपके लिए कोई बात नहीं है, बहुत डिटेल से मैंने पढ़ाया है वीडियो में। अगर जब तक आपको बोन्स अच्छे से और उसके पार्ट्स अच्छे से याद नहीं होंगे आप मसल्स नहीं पढ़ सकते, ओके। अब मैं बोल रहा हूँ ग्रेटर टुबरकल, आप कहीं और ये हाथ लगा रहा हो, ठीक है ना। ये ड्रामा मत करो, पहले अच्छे से जाके बोन्स पढ़ो फिर मसल्स पढ़ना, ओके। जो सब स्कैपुलरीज है उसका ओरिजिन हो गया कोस्टल सरफेस से, कोस्टल सरफेस से ओरिजिन है। और इंसर्शन कहाँ पर है? लेसर टुबरकल पर। किसका? सब स्कैपुलरीज का। ये बात मैंने पहले बोली थी। जो मसल्स है मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे जाकर, वो मसल्स डिटेल में पढ़ाना और इस मसल्स डिटेल में पढ़ाना कोई फ़र्क नहीं है। वहाँ पर क्या एक्स्ट्रा हो जाएगा? वहाँ पर ये चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाएंगी, वहाँ पर उनकी ब्लड सप्लाई आ जाएगी, वहाँ पर उनकी नर्व सप्लाई आ जाएगी, ओके। बट जो मसल्स का इंसर्शन और ओरिजिन है वो वहाँ भी सेम था और वो यहाँ भी सेम है, ओके। सेकेंड मसल्स है सुप्रा स्पाइनेटस, इंसर्टेड होती है अपर मोस्ट इंप्रेशन ऑन द ग्रेटर टुबरकल। जो सुप्रा स्पाइनेटस मसल्स है वो कहाँ पर इंसर्शन हो रहा है उसका इंसर्शन हो गया अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द ग्रेटर टुबरकल पे। मैंने एक बात बताई थी आपको, स्कैपुला के अंदर जो स्कैपुला की जो डोर्सल सरफेस होती है वहाँ पर एक स्पाइन होती है, जो स्पाइन होती है वो डोर्सल सरफेस को डिवाइड कर देती है सुपर स्पाइनस फोसा के अंदर और इन्फर स्पाइनस फोसा के अंदर। याद होगा आपको अगर आपने लास्ट क्लास ली होगी। यानी कि जो स्पाइन था वो डिवाइड कर रही थी सुपर स्पाइनस फोसा और इन्फर स्पाइनस फोसा। जो सुपर स्पाइनस फोसा है उसके मिडल 2/3 से एक मसल्स निकल रही थी जिसे बोल रहे थे हम सुपर स्पाइनेटस। बताई थी मैंने, ओरिजिन पढ़ा था हमने वहाँ पर। यहाँ पर इसका हम इंसर्शन पढ़ेंगे, यानी कि मिडल 2/3 से इसका ओरिजिन होता है। कहाँ से? सुपर स्पाइनस फोसा के मिडल 2/3 से इंसर्शन होता है इसका अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द ग्रेटर टुबरकल पर, ओके।
देखो यहाँ पर मैंने इसका इंसर्शन ओरिजिन भी बता दिया, यहाँ पर इंसर्शन भी बता दिया। अब क्या बचा, अब बचा कि नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, वो आने वाले चैप्टर में क्लियर करा दूंगा। फिर आती है आपके इंफ्रा स्पाइनेटस मसल इंसर्टेड इनटू द मिडल पोर्शन ऑफ द ग्रेटर टुबरकल। ओके, दिस इज द इंफ्रा स्पाइनेटस मसल्स। जो इसका ये था, स्पाइन थी, डिवाइड कर दिया था सुपर स्पाइनस फोसा और इंफ्रा स्पाइनस फोसा। इंफ्रा स्पाइनस फोसा के मिडल 2/3 से जो ओरिजिन हो रहा था आपका, मिडल 2/3 से, वो थी इंफ्रा स्पाइनेटस। मैंने स्कैपुला में बताया था ओरिजिन किसका, इंफ्रा स्पाइनेटस का और सुपर स्पाइनेटस का। ठीक है, ओरिजिन आपको पता लग गया, लेकिन आज मैं इंसर्शन बता रहा हूँ। इंसर्शन कहाँ पर है इसका, अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द ग्रेटर टुबरकल पे, किसका, इंफ्रा स्पाइनेटस मसल का। ओरिजिन कहाँ से, मिडल 2/3 ऑफ द इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा। ओके, यानी कि जो सुप्रा स्पाइनेटस मसल्स है और जो इंफ्रा स्पाइनेटस मसल्स है, सुप्रा स्पाइनेटस का जो इंसर्शन है वो अपर मोस्ट पोर्शन पे है ग्रेटर टुबरकल के, और जो इंफ्रा स्पाइनेटस मसल्स है उसका जो इंसर्शन है, उसका इंसर्शन कहाँ पर है, मिडल पोर्शन ऑफ द ग्रेटर टुबरकल पे। ओके, मिडल इंप्रेशन द ग्रेटर टुबरकल। फोर्थ मसल्स, टेरिस माइनर। टेरिस माइनर कहाँ पर इंसर्टेड होती है, इनटू द लोअर इंप्रेशन ऑन द ग्रेटर टुबरकल, यानी ग्रेटर टुबरकल का जो लोअर पार्ट है वहाँ पर टेरिस माइनर का इंसर्शन हो रहा है। देखिए, दिस इज द टेरिस माइनर का इंसर्शन, लोअर मोस्ट पोर्शन ऑफ द ग्रेटर टुबरकल, देयर इज एन ओरिजिन ऑफ द टेरिस माइनर। ओके, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, टेरिस माइनर। एंड देन पेक्ट्रोलिस मेजर मसल्स, बिग मसल्स है ये, इंसर्टेड होती है इनटू द लैटरल लिप ऑफ इंटरटुबरकुलर सल्कस, और इंसर्शन इज इन बाइलैमिनर। मैंने इंटरटुबरकुलर सल्कस, लैटरल लिप, मीडियल लिप बहुत अच्छे से पढ़ाई है, आपको पता होना चाहिए। यानी जो पेक्ट्रोलिस मेजर है उसका जो इंसर्शन है वो लैटरल लिप पे है, किसके, इंटरटुबरकुलर सल्कस के। देखते हैं, दिस इज द बिग मसल्स इज इन पेक्ट्रोलिस मेजर। अब देखो आप कैसे पता लगाओगे इसमें लैटरल लिप कौन सा है और मीडियल लिप कौन सा है। मैंने एक बात बताई थी, जो बड़ा टुबरकल होगा वो लैटरल साइड होगा, और जो छोटा टुबरकल होगा वो एंटीरियर एस्पेक्ट पे होगा लेकिन टूवर्ड्स द मीडियल साइड होगा। ओके, ये बोन्स के एंटीरियर एस्पेक्ट पे है बट ये टूवर्ड्स द मीडियल साइड है। ओके, अब ये देखो, ये ग्रेटर टुबरकल है तो ग्रेटर टुबरकल होता है लैटरल साइड, ये लैटरल साइड हो गई, और ये इसके बीच में इंटरटुबरकुलर सल्कस आ गया, इसके बीच में इंटरटुबरकुलर सल्कस। अभी इंटरटुबरकुलर सल्कस की दो लिप थी, एक लैटरल लिप और एक मीडियल लिप, और जो लैटरल लिप पे जो इंसर्शन हो रहा है वो पेक्ट्रोलिस मेजर मसल्स का इंसर्शन है। आई बात समझ में, ध्यान रखना, ग्रेटर टुबरकल, लेसर टुबरकल, इंटरटुबरकुलर सल्कस, लैटरल लिप और मीडियल लिप। और लैटरल लिप पे किसका इंसर्शन है, पेक्ट्रोलिस मेजर मसल्स का। लेटिसिमस डोर्साई इंसर्टेड इनटू द फ्लोर ऑफ द इंटरटुबरकुलर सल्कस। मैंने फ्लोर भी बताया था आपको, कौन सी सरफेस बनाती है ये भी बताया था। कमेंट में बताओ कौन सी सरफेस फ्लोर ऑफ द इंटरटुबरकुलर सल्कस की, जो इंटरटुबरकुलर सल्कस का फ्लोर है वो कौन सी सरफेस बनाती है। ओके, चलिए जी, लेटिसिमस डोर्साई, वेयर इज लेटिसिमस डोर्साई, दिस इज द लेटिसिमस डोर्साई। दो डायग्राम है अच्छे से, ये देखिए, दिस इज द फ्लोर और यहाँ पर किसका इंसर्शन हो गया, लेटिसिमस डोर्साई का। ओके, दिस इज द लेटिसिमस डोर्साई का इंसर्शन हो रहा है यहाँ पर फ्लोर ऑफ द इंटरटुबरकुलर सल्कस पे। ये देखिए कितनी बिग मसल्स है, कितनी बिग मसल्स है। एक इम्पॉर्टेंट मैं बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इम्पॉर्टेंट बात ये जो लेटिसिमस डोर्साई है ये कनेक्ट करती है किसको, लोअर लिम्ब टू अपर लिम्ब। दिखाऊं कैसे, दिखाता हूं, पढ़ो ना, यहाँ पर नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ ओरिजिन इसका। जो आइली क्रिस्ट होती है ना, यू कैन सी दिस एन आइली क्रिस्ट,
ये देखो आइलिक रीच से इसका ओरिजिन हो रहा है। ओरिजिन कहाँ से हो रही है? आइलिक रीच, इंसर्शन कहाँ पर हो रही है? इंटरट्यूबरकुलर सल्कस के अंदर। जो आइलिक रीच है यानी कि जो हिप बोन्स है वो किसका पार्ट है? वो पार्ट है लोअर लिम्ब का। ओके, यानी कि आइलिक रीच से स्टार्ट हो रही है, लोअर लिम्ब से स्टार्ट हो रही है, अपर लिम्ब पर खत्म हो रही है। कौन सी मसल कनेक्ट करती है अपर लिम्ब को लोअर लिम्ब से? लेटिसिमस डोर्साई। ओके, टेरिस मेजर, जो टेरिस मेजर मसल्स है इंसर्टेड इनटू द मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। लेटरल लिप पे कौन सी इंसर्ट हो रही थी? पेक्टोरलिस माइनर। ओके, मीडियल लिप पे कौन सी इंसर्ट हो रही है? टेरिस मेजर। देखते हैं, टेरिस मेजर। ओके, दिस इज द ओरिजिन ऑफ टेरिस मेजर। दिस इज ओरिजिन ऑफ बिहाइंड द डोर्सल सरफेस पे इसका ओरिजिन होता है स्कैपुला के। एंड देयर इज एन ओरिजिन ऑफ द टेरिस मेजर कहाँ पर? मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। ओके, इंटरट्यूबरकुलर सल्कस के मीडियल लिप पे इसका इंसर्शन होता है। ठीक, कंटेंट ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, अब कंटेंट भी होंगे क्योंकि इंटरट्यूबरकुलर सल्कस है, एक स्पेस है उसके बीच में, कुछ तो होगा उसके अंदर। टेंडन ऑफ लॉन्ग एट ऑफ बाइसेप ब्रैकियाई एंड इट्स साइनोवियल शीट्स, असेंडिंग ब्रांच ऑफ एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ओके, नाइन्थ मसल्स, डेल्टॉइड इज इंसर्टेड द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। ये मैंने आपको बात पहले बताई थी, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी होती है, वहाँ पर इंसर्शन होता है किसका? डेल्टॉइड मसल्स का। ठीक, मैं दिखाता हूँ डेल्टॉइड मसल्स। जो डेल्टॉइड मसल्स होती है बिग मसल्स होती है किसकी? शोल्डर की। और शोल्डर का ये काउंटर ऑफ द शोल्डर बनाती है, यानी कि गोलाई बनाती है ये शोल्डर की। जिम वालों का आप देखोगे जो गोलाई होगी वो आपकी डेल्टॉइड मसल्स के मारे होगी। कहाँ पर इसका इंसर्शन हो रहा है? इसका जो इंसर्शन हो रहा है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे इंसर्शन हो जाए। ओके, इट्स इजी, वी शेप्ड होती है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। मैंने बताया था, बोन्स से पढ़ा रहा था। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी वी शेप इज एन इंसर्शन इज आल्सो वी शेप। यू कैन सी द इंसर्शन इज एन आल्सो वी शेप। ओके, because deltoid tuberosity is V shape, the insertion of the deltoid muscle is in also V shape. जो कोराको ब्रैकियलिस मसल्स होती है, कोराको ब्रैकियलिस इंसर्टेड इनटू द रफ एरिया ऑन द मिडल ऑफ द मीडियल बॉर्डर, यानी कि जो मीडियल बॉर्डर होती है उसके मिडल में जो होता है, जो इंसर्शन होता है वो कोराको ब्रैकियलिस मसल का होता है। डायग्राम पे दिखाता हूँ, दिस इज द कोराको ब्रैकियलिस, दिस इज इंसर्शन ऑफ द कोराको ब्रैकियलिस। और ये ओरिजिन कहाँ से होती है? टिप ऑफ द मीडियल पार्ट ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस। ओके, फिर ब्रैकियलिस मसल्स, जो ब्रैकियलिस होती है अराइज होती है फ्रॉम द लोअर हाफ ऑफ द एंटीरियर मिडल एंड एंटीरियर लैटरल सरफेस ऑफ द शाफ्ट। यानी जो ब्रैकियलिस मसल्स है वो अराइज होती है फ्रॉम द लोअर हाफ ऑफ एंटीरियर मीडियल सरफेस एंड एंटीरियर लैटरल सरफेस। डायग्राम पे दिखाता हूँ ब्रैकियलिस, यू कैन सी दिस इज अ ब्रैकियलिस। इसका जो ओरिजिन हो रहा है एंटीरियर मिडल एंड एंटीरियर लैटरल सरफेस से ओरिजिन हो रहा है। ओके, अभी ओरिजिन याद रखो। इंसर्शन कब आएगा? इंसर्शन इसका आएगा जब हम अल्ना पढ़ेंगे, क्योंकि अल्ना पे जाकर इंसर्शन हो रहा है इसका। फिर आती है ब्रैकियो रेडियलिस। ब्रैको रेडियलिस अराइज फ्रॉम द अपर 2/3 ऑफ द लेटरल सुप्राकोंडालर रिज, यानी कि जो लेटरल सुप्राकोंडालर रिज है उसके अपर 2/3 से ब्रैकियो रेडियलिस का ओरिजिन हो रहा है। देखते हैं, दिस इज द ब्रैकियो रेडियलिस, दिस इज द lateral supracondylar ridge, this is an origin of brachioradialis. You can see, you can also here see it's a lateral border, this is lateral supracondylar ridge, there is an origin of brachioradialis. Extensor carpi radialis longus arise from the lower 1/3 of the lateral supracondylar ridge. And 14 pronator teres
अराइज फ्रॉम द लोअर वन थर्ड ऑफ द मीडियल सुप्राकोंडाइलर। ये अब कहाँ से है? मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज से, सॉरी लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज से कौन सी थी? ब्रैकियो रेडियलिस। एंड द मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज से प्रोनेटर टेरिस। दिखाता हूँ प्रोनेटर टेरिस का डायग्राम। दिस इज द प्रोनेटर टेरिस, दिस इज द मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज। ओके, दिस इज द ओरिजिन ऑफ प्रोनेटर टेरिस। कहाँ से? मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज से। ओके, superficial flexor muscles of the forearm arise by the common origin from the anterior aspect of the medial epicondyle is called common flexor origin। ये कई मसल्स जो मिलती है ना, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन होता है इनका कई मसल्स का। ये जब आगे जब मसल्स आएंगी इसको हम डिटेल में, इसमें 3-4 मसल्स होती हैं उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, डोंट वरी। सुपरफिशियल एक्सटेंशन मसल्स ऑफ फोर आर्म एंड सुपिनेटर have the common origin from the lateral epicondyle is called common extensor origin। इसे भी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। इसकी भी 2 से 3 मसल्स होती हैं। 17 एनकोनियस मसल्स। जो एनकोनियस मसल्स होती है अराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल एपिकोंडाइल। यानी कि जो पोस्टीरियर सरफेस होता है लेटरल एपिकोंडाइल का, वहाँ से जो ओरिजिन होता है एनकोनियस मसल्स का होता है। दिखाते हैं, यानी कि लेटरल एपिकोंडाइल के पोस्टीरियर सरफेस पे। दिस इज द लेटरल एपिकोंडाइल, ये है पोस्टीरियर एस्पेक्ट। यहाँ से किसका ओरिजिन हो रहा है? यहाँ से ओरिजिन हो रहा है एनकोनियस मसल्स का। ओके, दिस इज द ओरिजिन ऑफ एनकोनियस मसल्स। एटीन से क्या? लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रैकियाई। लेटरल हेड, ओके, अराइज फ्रॉम द ऑब्लिक रिज ऑन द upper part of the posterior surface above the radial groove, while the its medial head is arise from the posterior surface below the radial groove। ओके, पहले को देखते हैं हम। डायग्राम है मेरे पास। लेटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रैकिया अराइज फ्रॉम द ऑब्लिक रिज ऑन द अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस के अपर पार्ट से लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रैकियाई। यू कैन सी ट्राइसेप ब्रैकियाई, lateral head origin। okay, you can see this is an origin of lateral head of tricep brachii। and the जो medial head है अराइज हो रहा है कहाँ से? आपका पोस्टीरियर सरफेस से हो रहा है बिलो द रेडियल ग्रूव, यानी रेडियल ग्रूव के बिलो से इसका ओरिजिन हो रहा है मिडिल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकियाई का। ओके, यू कैन सी दिस इज पोस्टीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड। ओके, बिलो द रेडियल ग्रूव। अब हम बात करते हैं लिगामेंट की। कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट्स इज एन अटैच टू द एनाटॉमिकल नेक। एनाटॉमिकल नेक बताई थी, क्या थी एनाटॉमिकल नेक? द लाइन सेपरेटिंग द हेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अपर एंड इज कॉल्ड एनाटॉमिकल नेक। जो एनाटॉमिकल नेक होती है वहाँ पर एक कैप्सुलर लिगामेंट होता है शोल्डर जॉइंट का, एक्सेप्ट ऑन द मीडियल साइड वेयर लाइन्स ऑफ अटैचमेंट डिप्स डाउन बाय द 2 सेंटीमीटर टू इंक्लूड द स्मॉल एरिया ऑफ द शाफ्ट विद इन द जॉइंट कैविटी। देखते हैं क्या है, दोबारा पढ़ते हैं। जो अटैच होता है कहाँ पर होता है? एनाटॉमिकल नेक पर होता है। एक्सेप्ट कहाँ पर नहीं होगा, ये बात याद रखना, कहाँ पर नहीं होगा? मिडिल साइड नहीं होगा। वहाँ पर क्या होगा? जो अटैचमेंट होगी डिप्स डाउन, नीचे को जाएगी 2 सेंटीमीटर, इंक्लूड करेगी एक छोटा सा एरिया शाफ्ट का। ओके, यू कैन सी इजिली दिस इज द एनाटॉमिकल नेक, दिस इज द कैप्सुलर लाइन। ओके, बट कहाँ पर नहीं होगा? नेक के, एनाटॉमिकल नेक के मिडिल साइड पर नहीं होगा। डिप डाउन करेगा थोड़ा नीचे की तरफ, थोड़ा एरिया शाफ्ट का कवर करेगा। ओके, और ये राउंड कर जाएगा, उधर को घूम जाएगा पीछे की तरफ। यहाँ से ये डिप डाउन कर गया, एनाटॉमिकल नेक पे नहीं है। ओके,
2 centimeter to include the small area of shaft within the joint cavity. The line is interrupted at the intertubercular sulcus to provide the aperture through which tendon of the long head of bicep brachii leave the joint cavity. ओके, यहाँ पर जो है ये जो इंटरप्शन है, यहाँ पर एक गैप है, यहाँ से जो है ना लॉन्ग हेड ऑफ, कौन सी मसल्स का लॉन्ग हेड है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रैकियाई. ओके, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रैकियाई लीव होती है इस जॉइंट कैविटी से, इंटरप्टेड है. कौन? लिगामेंट. कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ एल्बो जॉइंट, जो कैप्सुलर लिगामेंट है एल्बो जॉइंट का, इज अटैच टू द लोअर एंड अलोंग द लाइन डेट रीचेज द अपर लिमिट ऑफ द रेडियल एंड कोरोनॉइड फोसा एंटीरियरली. देखते हैं कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ एल्बो जॉइंट को. यू कैन सी capsular line. Okay, anteriorly and of the olecranon fossa posteriorly, so that these fossa lies within the joint cavity. Medially the line of attachment pass between the medial epicondyle and trochlea. Medial epicondyle and this is the medial एपिकोंडाइल एंड ट्रोक्लिया, इसके बीच में से पास होती है. ओके, ऑन द लैटरल साइड इट इज पासिस बिटवीन द लैटरल एपिकोंडाइल एंड कैपिटुलम. दिस इज द लैटरल एपिकोंडाइल एंड कैपिटुलम, यहाँ से पास होती है. ओके, दोबारा बताता हूँ. दिस इज द लैटरल एपिकोंडाइल, दिस इज द कैपिटुलम, इसके बीच में से ये पास हो रहा है. दिस इज द मिडल एपिकोंडाइल, दिस इज द ट्रोक्लिया, और इसके बीच में से पास हो रहा है. ओके, 3 nerves are directly related to the humerus and are therefore liable to injury. Axillary nerve at the surgical neck, radial nerve at the radial groove, and the ulnar nerve behind the middle epicondyle. You can see axillary nerve कहाँ पर होगी, सॉरी, एक्सिलरी नर्व होगी आपकी सर्जिकल नेक पे. देयर इज एन रेडियल नर्व इन द रेडियल ग्रूव. ओके, और बिहाइंड द मिडल एपिकोंडाइल इज अल्नर नर्व. इनकी लोकेशन याद रखना. जो एक्सिलरी नर्व है वो कहाँ पर होगी आपकी, वो होगी आपकी सर्जिकल नेक पे, जिसमें सर्जिकल नेक सर्जिकल नेक, एंड जिसे रेडियल नर्व कहाँ पर होगी, रेडियल ग्रूव पे. फिर होगी अल्नर नर्व पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मीडियल एपिकोंडाइल पे. ओके, ऑसिफिकेशन. ह्यूमरस ऑसिफाई फ्रॉम द 1 प्राइमरी सेंटर्स एंड 7 सेकेंडरी सेंटर्स. थोड़ा मैं ये प्राइमरी सेंटर और सेकेंडरी सेंटर आपको बता दूं. जो प्राइमरी सेंटर्स होते हैं वो बिफोर बर्थ होते हैं, डेवलप होते हैं, मतलब फ्यूज हो जाते हैं. एंड जो सेकेंडरी सेंटर्स हैं वो आफ्टर बर्थ फ्यूज होते हैं. ओके, और अपीयर्स होते हैं. ह्यूमरस ऑसिफाई फ्रॉम द 1 प्राइमरी सेंटर्स एंड 7 सेकेंडरी सेंटर्स. प्राइमरी सेंटर्स अपीयर्स इन द मिडल ऑफ द डायाफाइसिस. डायाफाइसिस मैंने बताई थी. डायाफाइसिस का दूसरा नाम क्या है, मतलब डायाफाइसिस बोले तो शाफ्ट. ओके, ड्यूरिंग द 8 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि बर्थ से पहले ये डेवलप होते हैं प्राइमरी सेंटर्स. upper end ossify from the 3 secondary centers and 1 for the head. कब? फर्स्ट ईयर बोला तो जब बच्चा डिलीवर हो जाएगा उसके फर्स्ट ईयर में. एंड 1 for the ग्रेटर ट्यूबरकल्स सेकेंड ईयर में आफ्टर बर्थ, एंड 1 for the लेसर ट्यूबरकल 5th ईयर में. ओके, एंड 3 सेंटर्स फ्यूज टुगेदर ड्यूरिंग द 6th ईयर. जो 3 सेंटर हैं वो फ्यूज कर जाते हैं टुगेदर during the 6th year and to form the 1 compound epiphysis. epiphysis बोले तो upper end या lower end, which fuse with the shaft during the 20 years. ओके, क्योंकि जो शाफ्ट होती है वो अलग, शाफ्ट एंड अपर एंड वो फ्यूज कर जाते हैं ड्यूरिंग द 20 years. एपीफाइसल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? एपीफाइसल लाइन रिप्रेजेंट करती है मॉर्फोलॉजिकल नेक. ओके, encircle the bones at the level of the lowest margin of the head. Okay.
दिस इज द ग्रोइंग, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जो एपिफाइसल लाइन है, जो मॉर्फोलॉजिकल नेक है, वही ग्रोइंग एंड ऑफ द बोन्स होती है। ओके, रिमेंबर न्यूट्रिएंट फोरामेन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ग्रोइंग एंड। लोअर एंड ऑसिफाई फ्रॉम द फोर सेंटर्स। फोर सेंटर कौन से? सेकेंडरी सेंटर, रिमेंबर ओनली वन प्राइमरी सेंटर होता है। लोअर एंड ऑसिफाई फ्रॉम द फोर सेंटर्स विच फॉर्म द टू एपिफाइसिस and the center includes one for the capitulum and lateral flange of trochlea फर्स्ट ईयर में, वन फॉर द मिडल फ्लैंज ऑफ ट्रोक्लिया नाइन्थ ईयर में, एंड वन फॉर द लेटरल एपिकोंडाइल्स ट्वेल्थ ईयर में। ओके, ऑल थ्री फ्यूज ड्यूरिंग द 14 years to form the another compound epiphysis which fuse with the shaft at the 16 years। ओके, यानी कि ये यहाँ पर लोअर एंड की बात करिए, किसकी बात करिए? लोअर एपिफाइसिस की, यानी कि लोअर एंड की, और ऊपर किसकी बात करी थी? अपर एंड की। ओके, यहाँ बात करी थी अपर एंड की, यानी कि अपर एपिफाइसिस की, क्योंकि एपिफाइसिस लाइन कहाँ होती है? अपर एंड में होती है। ट्रोक्लिया कहाँ होता है? लोअर एंड में होता है। ओके, द सेंटर्स फॉर द मिडिल एपिकोंडाइल appears during the 4 to 6 years, form the separate epiphysis and fuse with the shaft during the 20 years। और ये सारी जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट ये है, ये जो बात चल रही थी अपर एपिफाइसिस की, सेंटर की, कब फ्यूज़ करते हैं और किसके साथ फ्यूज़ करते हैं, ये लोअर की बात चल रही थी। ओके, सारा रटने वाला है, आपको रटना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। क्लिनिकल एनाटॉमी, क्लिनिकल एनाटॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्लिनिकल बेस चीज़ें लिखी होती हैं। पहली जो इसमें कितनी क्लिनिकल एनाटॉमी है? 3 क्लिनिकल एनाटॉमी है। पहली जो क्लिनिकल एनाटॉमी है, कॉमन साइट्स ऑफ फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस आर, सर्जिकल नेक पढ़ा चुका हूँ, शाफ्ट सब बता चुका हूँ। सुप्राकोंडाइलर रिज, सुप्राकोंडाइलर रिज में कौन कौन से? लैटरल सुप्राकोंडाइलर रिज और मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज, यानी कि सर्जिकल नेक से ह्यूमरस के टूटने के चांस ज़्यादा होते हैं, शाफ्ट के टूटने के चांस ज़्यादा होते हैं, और सुप्राकोंडाइलर रीजन जो होता है, यानी कि लैटरल सुप्राकोंडाइलर रीजन और मिडियल सुप्राकोंडाइलर रीजन, इनके चांस ज़्यादा होते हैं ब्रेक होने के, यानी कि टूटने के। जो सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर इज कॉमन इन द यंग एज, जो सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर है वो कॉमन इन द यंग एज, इट इज प्रोड्यूस बाय फॉल्स ऑन द आउटस्ट्रेच हैंड, यानी कि आपका हाथ बाहर की तरफ और आप गिर गए हो, तो कॉमन मतलब यंग एज में कॉमन है ये। द लोअर फ्रैगमेंट इज मोस्टली डिस्प्लेस बैकवर्ड्स so that elbow is unduly prominent as in the dislocations, so elbow joints. This fracture may be cause the injury to the median nerve. It may also lead to the Volkmann ischemic contraction caused by the occlusion of the brachial artery। यहाँ पर जो कहा है इसने, इसको कहने का मतलब ये है, जो लोअर जो अगर आउटस्ट्रेच हैंड पे अगर आप गिर गए, ओके, जो लोअर फ्रैगमेंट जो है किसका? ह्यूमरस का, दिस इज द लोअर फ्रैगमेंट। वो लोअर फ्रैगमेंट क्या होगा? वो ब्रेक हो जाएगा और डिस्प्लेस करेगा, यानी कि डिसलोकेट होगा। कहाँ पर? बैकवर्ड, पीछे की तरफ जाएगा, यानी कि अगर ये ह्यूमरस है यहाँ से टूटा और यहाँ से टूट के ये पीछे की तरफ जाएगा, लाइक दिस, यानी कि ये पूरी ह्यूमरस हो गई। ठीक है, दिस इज द ह्यूमरस, ह्यूमरस का लोअर फ्रैगमेंट टूटा और ये बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है, डिस्प्लेस बैकवर्ड सो डेट एल्बो इज अनडुअली प्रोमिनेंट एज इन द डिसलोकेशन ऑफ एल्बो जॉइंट। ये जो फ्रैक्चर है ये कॉज कर सकता है मीडियन नर्व को। अगर ये फ्रैक्चर हुआ और ये डिसलोकेशन हुआ बैकवर्ड, मीडियन नर्व डैमेज हो सकती है। ओके, अगर मीडियन नर्व डैमेज हो गई तो पैरालिसिस हो जाएगा। और क्या करेगा ये? वॉल्कमैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर, वॉल्कमैनिक इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर का मतलब ऑक्लूजन हो जाएगा ब्रैकियल आर्टरी का। ब्रैकियल आर्टरी का ऑक्लूजन होने का मतलब क्या है? अगर ब्रैकियल आर्टरी ऑक्लूड हो गई तो क्या होगा? जब कोई आर्टरी ऑक्लूड हो जाए या दब जाए या प्रेस हो जाए, वहाँ पर न्यूट्रिशन नहीं जा पाएंगे, वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वापस नहीं आएगी, वहाँ पर हार्मोन्स नहीं जा पाएंगे, वहाँ पर ग्लूकोज नहीं जा पाएगा, वहाँ से जो मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल्स है वहाँ से वापस नहीं आ पाएगा। तब क्या होगा? वो जो हैंड होगा
वो बिल्कुल ही सिकड़ जाएगा। सिकड़ के जाएगा मतलब जो आम भाषा में बोले कमज़ोर हो जाएगा, यानी कि कमज़ोर हो जाएगा। यू कैन सी दिस इज द हैंड। ये हैंड ऐसा कब होगा? जब ब्रैकियल आर्टरी का अक्लूजन होगा। ओके, अगर कंप्लीटली ब्रैकियल आर्टरी का अक्लूजन हो गया तब क्या करना पड़ेगा? सर्जरी। लास्ट चांस इज सर्जरी। ओके, अब यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट नहीं 3 पॉइंट है, सॉरी। जो 3 बोनी पॉइंट है नॉर्मल एल्बो के फॉर्म द इक्विलैटरल ट्रायंगल इन द फ्लेक्स्ड एल्बो, यानी कि तो आप अपनी कोहनी मोड़ो ऊपर की तरफ, जैसे आप डंबल मारते हो, डंबल जब मारते हो जब ऊपर लेके जाते हो ऐसे कोहनी को कर लो अपने, यानी कि अपर लिम्ब को कर लो। जो आपके जो 3 बोनी प्रोजेक्शन है ना, पॉइंट है, वो देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते होंगे। आप खुद फील करो अपने, एक ऊपर की तरफ होगा, 2 नीचे की तरफ होंगे, वो बनाते होंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये डायग्राम में जो दे रखा है, ये जो फर्स्ट डायग्राम है, ए डायग्राम है, आप ऐसा अपनी कोनी मोड़ो, 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब 3 जो बोनी पॉइंट है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो समझ लो मामला कैड़ा है। मामला कैड़ा क्या है? आपने हाथ वाथ तोड़ रखा है सही से, आपको पता भी नहीं है। ओके, और आर इन द वन लाइन इन द एक्सटेंडेड एल्बो, यानी कि जब आप अपनी हैंड को एक्सटेंड कर दोगे, यानी कि खोल दोगे, सीधा कर दोगे, ये तीनों जो बोनी प्रोजेक्शन है ये एक लाइन में आ जाएंगे। और अगर एक लाइन में नहीं आ रहे हैं तो मामला निबट चुका। Humerus has a poor blood supply at the junction of its upper 1/3 and lower 2/3 and the fracture at the sides delay union। कहने का मतलब इसका क्या है? अगर किसी की जो ह्यूमरस है खुदा न खास्ता अगर टूट जाती है अपर 1/3 से या लोअर 2/3 से, तब क्या होता है? जो फ्रैक्चर होता है ना इस साइड्स पे डिले यूनियन करता है और नॉन यूनियन, यानी कि बहुत लेट से बोन्स का जो होगा कैल्सिफिकेशन होगा, बहुत लेट से बोन्स जुड़ेगी, वक्त लेगी, टाइम लेगी, क्योंकि यहाँ पर पुअर ब्लड सप्लाई होती है। जब पुअर ब्लड सप्लाई होगी तो न्यूट्रिएंट नहीं जा पाएंगे, न्यूट्रिएंट नहीं जा पाएंगे, कैल्शियम बहुत कम जा पाएगा। जब कैल्शियम न्यूट्रिएंट कम जाएंगे, ग्लूकोज कम जाएगा, एनर्जी कम मिलेगी, तो डिले यूनियन होगा, यानी कि वक्त लेगा जुड़ने में हड्डी। अगर आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आए, किसी की ह्यूमरस फ्रैक्चर हो गई हो इस पोजीशन से, तब आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको समझाएं और उसको तसल्ली दें। आपका वक्त लगेगा बट ठीक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ब्लड सप्लाई कम होती है, डिले यूनियन होगा और टाइम लगेगा। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, द हेड ऑफ द ह्यूमरस कॉमनली डिसलोकेट्स एंटीरियो इन्फीरियरली। कहने का मतलब ये है, जो हेड होता है ह्यूमरस का, वो कहते हैं ना हाथ उतर गया, हाथ उतरने का मतलब ये होता है जो ह्यूमरस का हेड है ना वो निकल जाता है नीचे की तरफ और थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ओके, यानी कि जो कहते हैं ना हाथ उतर गया, पहलवान के पास चले जाओ, घंटा पहलवान के पास चले जाओ, उससे में उसका हाथ दर्द के मारे पागल हो जाएगा। आपको किसी पहलवान के पास नहीं जाना, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है, जाकर अपनी सर्जरी करवानी है या ऐसी नॉर्मली अपने हाथ को जुड़वाना है, जॉइंट में बिठलवाना है। ओके, ये नहीं कि झाड़ फूक कराने चले गए। ये जो हैंड है आपका, जो ये ह्यूमरस है, वो नॉर्मली जो है आपकी डिसलोकेट कहाँ करती है? इन्फीरियरली करती है, बेसिकली एंटीरियर इन्फीरियरली कह सकते हैं। यानी कि जब हाथ उतरेगा ना, ये ह्यूमरस उतरेगी, जॉइंट से निकलेगी, नीचे को तो जाएगी, थोड़ी सी आगे को आ जाती है, लिटिल बिट टुवर्ड्स द एंटीरियरली। ओके,